अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तज्ज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़ी हमजहत शख्सियत हैं, शोबा वकालत से उनका ताल्लुक है। इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए एक फलाही अदारा भी चलाती हैं और सियासी तज्ज़िया भी देती हैं, और इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। लेकिन वो मेरे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यूके से सोशल एक्टिविस्ट और तज्ज़ियाकार बैरिस्टर सैयदा मिसबा काज़मी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया और तज़िया देंगी नाज़रीन के लिए, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब, बल्कि अखबारात की जानिब जाने से पहले और शाह सुर्खियों की बात करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि पिछले प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी और आपने मुझे ये बताया था कि आपके सोर्सेज बताते हैं, या आपके मुशाहदे की बात है कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी हलचल है और इस वक्त की जितनी भी सियासत है उसका महवर नवाज शरीफ और उनकी वो तकरीर है जो उन्होंने पिछले दिनों एपीसी में की, तो इसी हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि क्या अभी भी आपके सोर्सेज यही बताते हैं कि वो सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, और अगर जारी रखे हुए हैं तो कितनी तेज हैं वो सरगर्मियां, या कोई सुस्त रवि का शिकार हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूंगी कि सेम एज इट इज, जैसे मैंने लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां काफी तेज की हैं, उनमें मजीद तेजी ही आई है, मतलब उसमें कोई सुस्त रवि का शिकार नहीं है। उन्होंने प्रॉपर जैसे अभी एहतजाजी मुजाहिरे वगैरह होने हैं तो वो उसके बारे में भी फोन पे और ऑनलाइन जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने पार्टी को, और जो उनके अपोजिशन में बैठे हैं लीडर्स उनको भी। और इसके अलावा मतलब उनके हाँ जी जो भी एक्टिविटीज है, जो उनका हसन नवाज के ऑफिस में रेगुलर 10 o'clock आना, फिर शाम को 5 o'clock वहां से जाना और लोगों से मीटिंग्स, पॉलिटिकल लोगों से भी और हर किस्म के लोगों से, और बाकी भी सारी जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो उसी तरह से जारी है। बाकायदा और बाज़ाब्ता ये तमाम सरगर्मियां जारी हैं हवाले से नवाज शरीफ की जानिब से। तो एक और मैं सवाल इसी हवाले से पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत सारी हलचल है और पाकिस्तान में सारी की सारी सियासत जो है इस वक्त वो उन्हीं के गिर्द घूम रही है, तो इसी हवाले से हुकूमत का एक बयानिया भी है, और बल्कि अगर मैं चाहूँ तो थोड़ी सी हेडलाइंस आपके सामने रख देता हूँ जो लीडिंग स्टोरीज हैं कि जी मरियम ने खोकर पेरिस में इंडिया से मुलाकात की, नवाज पर गद्दारी केस के लिए अवामी दबाव, लंदन सफारत खाना मुलाकात का जवाब देना पड़ेगा, नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा ज़ेरे गौर। यानी इस किस्म की बातें, गद्दारी का मुर्तकिब, बगावत का मुर्तकिब कहा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सारे का सारा जो बयानिया है ये कहीं ना कहीं नवाज शरीफ की शख्सियत, ज़ात, उस पर कोई असरअंदाज हो रहा है, या उनकी सियासी सरगर्मियों पर असरअंदाज हो रहा है? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है? देखिए जी, इधर मेन जो है वो दो ही चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो उन पे गद्दारी के मुकदमात या ये वो जो है जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, बातें करी हैं, तो उन्होंने बारहा इस बात के ऊपर जोर दिया है, जिन्होंने भी सबने ही उनकी स्पीच सुनी है, तो उन्होंने कहा है कि वो किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं है, बल्कि जो लोग उन इदारों में वर्क कर रहे हैं और वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और जो उन्होंने ओथ लिया होता है वो उसकी पासदारी नहीं की या नहीं कर रहे, तो वो उनके अगेंस्ट है ना। और अपनी पार्टी में भी उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली इस चीज का नोटिस लिया है। दूसरी बात रहेगी जो कि वो मीटिंग्स और सफारत खाना और ये, तो वो जाहिर सी बात है 3 टाइम के वजीर आजम रह चुके हैं, इसके बारे में तो कोई बात भी नहीं की जा सकती ना। ये कब्ल वक्त चीजें हैं कि हम अज्यूम करना शुरू कर भी हो सकता है। उन्होंने मीटिंग की भी हो, नहीं भी की, ये तो गैब का इल्म तो अल्लाह पाक ही जानता है। और अगर फर्ज करें वो किसी सफारत खाने के लोगों से मीटिंग हो भी गई है तो ऑलरेडी क्योंकि वो 3 टाइम्स के वजीर आजम थे, तो आप ये बात मेरी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर कोई उनसे मीटिंग के लिए उस सिलसिले में आ भी गया हो तो आई हैव नो आइडिया कि उसमें मैं ये जानना चाहता हूं। हाँ। एक तो क्योंकि आप वहां पे मौजूद है, और दूसरा लाजम बात है आपके सोर्सेस हैं वो जितने भी करीबी होंगे जैसे भी हैं वो एक अलग बात है। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज मुतमईन नजर आते हैं, वो तसल्ली बख्श है? हाँ जी, हाँ वो बिल्कुल मुतमईन है, बल्कि उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म की बातें जो उनकी पार्टी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो, कि जिन्होंने भी वो वजदार साहब से मीटिंग्स की हैं या जो भी है,
है तो उनसे उन्होंने कहा है कि वो इस्तीफा दे दे, और इसके मतलब स्ट्रिक्टली उसके ऊपर उन्होंने अपना जो है वो ऑर्डर जारी किए हैं, ताकि जो दूसरे हैं उनके पार्टी के हजरात जो भी हैं अपोजिशन में भी बैठे हुए, ताकि उन सारों को भी इस चीज का पता हो कि वो इस चीज को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली ले रहे हैं। जितना भी बयानिया सामने आ रहा है हुकूमत का या हुकूमती अराकीन का, वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उस पर असरअंदाज हो या नेगेटिव उसका कोई इमेज उसके, हाँ उन्होंने बिल्कुल उस चीज का कोई असरअंदाज नहीं किया। इवन के गवर्नमेंट ने जो है हुकूमती जो अराकीन है उन्होंने काफी कोशिश भी करी यहाँ पे यूके गवर्नमेंट के साथ कि उनको वो जो वारंट जारी किए थे वो सर्व करवा दिए जाए ना। चलिए ठीक है, मैं बढ़ता हूँ मुल्क की सियासत के हवाले से और मुल्क की जो खबरें हैं मेरे पास उन्हीं के हवाले से बात करते हैं। सबसे अहम जो खबर है वो तो ये है कि लीडिंग स्टोरी पीडीएम यानी ये अपोजिशन का जो इत्तेहाद है और ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसका जलसा था, पहला एहतजाजी जलसा जो होना था वो मुलतवी हो गया है। वो 11 तारीख को होना था, 11 अक्टूबर को, वो 18 अक्टूबर को कर दिया गया है और जलसे की तैयारियों के लिए मजीद वक्त दरकार है, ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। और मौलाना फजलुर रहमान जिन्हें सरबराही दे दी गई है इस पूरी मूवमेंट की, तो कैसे देख रही हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई कुछ तैयारियों के लिए वक्त ही दरकार नजर आता है या कोई नून लीग की चाल या अपोजिशन की कोई चाल हो सकती है? अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं तो यहाँ पे यही कहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये भी एहतजाजी जो मुजाहिरे हैं उस तहरीक का ये पहला जलसा है ना, तो ये बात भी हो सकती है, मतलब कि वो बहुत अच्छी तैयारी और प्रिपरेशन के साथ अपना पहला जो है जलसा वो करना चाह रहे हैं। अगर देखे इसमें अगर उनको नाकामी होती है या वो समझते हैं कि कोई कमी रह गई है, तो वो बिहाइंड बाद वाले आने वाले उनके जितनी भी इस तहरीक के इस मूवमेंट के जो भी जलसे होंगे तो वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ना। तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू शायद ये चीज भी हो सकती है कि उनको मजीद तैयारी के लिए वक्त दरकार हो और वो भरपूर तरीके से इसमें वो उसको पहला जो एहतजाजी मुजाहिरा है उसको करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ एक कहते हैं कि माइनर से ये चीज भी देखी जा सकती है कि शायद उनके माइंड में जो है वो ये भी हो कि शायद उस डेट पे उनको कोई ऐसा इशू जो है वो उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं। लेकिन वैसे जो ज्यादा इस बात पे चीज है वो यही है हाँ कि वो उनको तैयारी के लिए टाइम दरकार है। मेरा भरपूर तैयारी ही वो चाहते हैं क्योंकि पहला एहतजाजी जलसा होगा एपीसी के बाद। सही, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वाकई ही कोई ऐसी ही सूरत-ए-हाल नजर आती है। लेकिन ये तो है वो जलसा जो मुलतवी हुआ है और पहला एहतजाजी जलसा था, और जिस तरह आप कह रही हैं कि हो सकता है पहले होने की वजह से वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन सूरत-ए-हाल मजीद अगर मैं आगे डिस्कस करूं, जो शाह सुर्खियां हैं जिस तरह मैंने जिक्र किया था अभी आपके सामने कि मरियम ने खोखर पैलेस में इंडियन से मुलाकात की, और ये कौन है, ये कौन कहने वाले हैं? वो है शहबाज गिल। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है हुकूमती अरकान में से वो एक ऐसी शख्सियत है जो बड़े अहम ओहदे पर फाइज हैं, और ये वाज़े तौर पे उनका इल्जाम है। लेकिन इसके जवाब में नून लीगी रहनुमा है सैफुल मुलूक खोखर, उन्होंने शहबाज गिल के दावे की तरदीद की है और वाज़े तौर पे बल्कि शदीद तरदीद की है। वीडियो बयान में उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें बड़ी हैरत हुई कि वो झूठ बोल रहे हैं शहबाज गिल, जिस पर फिर रद्द अमल आया शहबाज गिल का कि मरियम नवाज जवाब दें, आप उड़ता हुआ तीर क्यों पकड़ रहे हैं? तो आपको क्या लगता है? यानी पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इल्जाम और इसकी तरदीद को आप कैसे देख रही हैं? हाँ, अगेन इधर फिर वही दोनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोनों तरफ से चीज को देखना चाहिए ना। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने अगर इल्जाम उनके ऊपर लगाया है, ठीक है, तो मरियम नवाज को उसका जवाब देना चाहिए। तरदीद में जो भी था कि वो जिन पे सवाल है उन्हीं को ही जवाब देना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो बात ऐसी कर रहे हैं, वो शायद उस चीज को बॉदर नहीं कर रही कि ठीक है इसने एक बात कर दी है, झूठ बोला है। जब वो इसका प्रूफ लेके आएंगे, देखिए अगर वो कोर्ट्स में भी जाते हैं कहीं पे भी तो वो प्रूफ लेके जाएंगे और वो उसके ऊपर कानूनी चाराजोई भी कर सकती है अगर वो झूठ साबित होता है तो। लेकिन अगर वो सच साबित होता है तो इट्स अप टू यू कि भाई उसको आप कैसे तरह से देखते हैं या कैसे तरह से नहीं देखते हैं। तो इसमें यह चीज है कि वो मरियम को ही उनकी तरदीद में जवाब देना चाहिए था। नून लीगी रहनुमा है, उन्होंने जो तरदीद की है, बल्कि वाज़े तौर पे उन्होंने बोला है कि कोई एक ही खोखर पैलेस नहीं, कोई और भी जगह हो सकती है। लेकिन नून लीगी रहनुमा ने तो वाज़े तौर पे शहबाज गिल को बोला है कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ वही ना, क्योंकि वो उनको अपने पे भरोसा होगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिक्स में तो जुमलेबाजी और इल्जाम तराशी तो एक रोज का मामूल बन चुका है ना।
तो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती हैं। इट कुड बी लाइक वो जो चीज कहना चाह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे पास प्रूफ है, तो ऑब्वियसली वो प्रूफ को साबित करें। ये आगे चल के मजीद इस बात में अगर सच्चाई होगी तो ऑब्वियसली ये चीजें मजीद क्लियर होंगी, मजीद सामने आएंगी। और अगर उन्होंने सवाल कर रहे हैं मरियम नवाज पे, तो मरियम नवाज को ही तरदीद करनी चाहिए और बताना चाहिए कि मैंने की है तो या क्यों नहीं की क्यों है। मरियम नवाज क्यों जवाब नहीं दे रही? कुछ आपके ज़हन में ऐसी बात है कि वो आखिर क्यों नहीं दे रही? मेरा ख्याल ये है कि शायद वो इस चीज को बहुत सीरियस नहीं ले रही। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सियासत में जुमलेबाजी, इल्जाम तराशी रोज का मामूल होता है ना, कि उससे मीटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। माइट भी हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो, दैट्स व्हाई शी इज सैटिस्फाइड के वो नहीं जाना चाह रही या वो नहीं करना चाह रही या वो कुछ भी नहीं इस बात के बारे में बोलना चाह रही ना। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस। इल्जाम तराशी है अगर ऐसी ही और जिस तरह गद्दारी का मुर्तकिब कहा जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कानूनी चाराजोई अगर वो करना चाहें, अगर ये वाकई सिर्फ इल्जाम हुआ, अगर सच्चाई हुई तो बहुत सारे सवालात और खड़े हो जाएंगे, और अगर इल्जाम ही नजर आता है तो इल्जाम तराशी है, तो इस हवाले से कानूनी चाराजोई हो सकती है? क्योंकि आप तो खुद बैरिस्टर हैं, मैं कानूनी हवाले से राय जानना चाहता हूं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कानूनी चाराजोई हो सकती है। इवन के एक आम इंसान के ऊपर भी अगर आप कोई ऐसी चीज करते हैं तो वो भी अपनी हद तक इज्जत के लिए कोर्ट का, अदलिया का दरवाजा खटखटा सकता है। और हमारी अदलिया बहुत अच्छी है और बड़े अच्छे से चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं और वो बिल्कुल राइट करते हैं। अगर ये झूठ होता है तो वो बिल्कुल उनके पास राइट महफूज है कि वो कोर्ट में जाए और अपनी जो है वो वहां पे उनके ऊपर वो कर सकती है ना मुकदमा। सही मिसबा, अभी मैं थोड़ा सा बढ़ना चाहूंगा उन बयानात की जानब या उस बयानिए की जानब जो इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ जुबान सदेआम है, और यूं कह लें कि स्क्रीनों पे या मीडिया की नजर तो वो है, और वो दोनों तरफ से है। अगर नून लीग की बात करें उसकी जानब से भी, और हुकूमती अरकान या हुकूमत की बात करें तो उस जानब से भी। सबसे पहले तो मैं नून लीग का थोड़ा बयानिया आपके सामने रखता हूं कि झूठे एहतसाब के बाद गद्दारी का बयानिया जारी है। अवाम के बजाय माफियाज को रिलीफ देना वजीर आजम की तरजीह है, यह कहना है मरियम औरंगजेब का नून लीग की जानब से, और उन्होंने हुकूमत पर वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ी वार किए हैं। और साथ ही साथ मैं जिक्र करता चलूं, वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का, वो कहते हैं कि जी नून लीग ने अवाम की जेबें काटने के सिवा कुछ ना किया, साबका हुकूमत हमारे लिए सियासी बारूदी सुरंगें बिछा गई है। अब ये बयानिया इतना कॉमन है कि ये इतने बयानात आ चुके हैं कि ये रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, और कहीं ना कहीं ऐसी ही सूरत हाल बनती है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि गद्दारी का मुकदमा या बगावत के मुर्तकिब होते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहता हूं वो ये है कि हुकूमत और नून लीग की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं ये किसके हक में जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्या हुकूमत के हक में जाएंगे आने वाले दौर में या आने वाले वक्त में, या हालिया सूरत हाल में नून लीग या अपोजिशन को कोई फायदा नजर आता है? देखिए जी, ये मेन चीज तो ये है ना कि आप इस चीज पे गौर करें कि जो अपोजिशन है उधर से अगर कोई जुमलेबाजी या बयानिए जारी हो रहे हैं, उनका तो राइट है, मतलब उनका तो काम ये है, उन्होंने तो ये सारा कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं तनकीद करती हुई नजर आती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीवेयर किधर पे भी होगी, उसका राइट है, उसने ये काम करना ही होता है। अब जो रह गया गवर्नमेंट, उनको जो है अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनको जुमलेबाजी या इस तरह की बाजी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिशन के फायदे में ये बयानिया जा सकता है जबकि गवर्नमेंट के फायदे में ये बयानिया नहीं जा सकते, जो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू के, क्योंकि उनका बंदा नहीं है। वैसे अगर कोई हालात वगैरह चेंज हो जाए या थोड़ा बहुत उनको फायदा चला जाए, जैसे कि वो अपने अपने वोट बैंक्स को भी वही बात है तसल्ली दे रहे हैं, या वोट बैंक्स को जो है उनको वो अपनी तरफ से ना वो करने की, सेटिस्फाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो उस चीज में हो सकता है कि गवर्नमेंट कामयाब हो जाए और उस तरह से वो चीजें हैं। जबकि उनका तो सारा मामला जो है वो कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रैक्टिकली उन्होंने क्या सर्व ये आप हुकूमत के हवाले से कह रही हैं कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों बल्कि वजीर आजम ने तो जारहाना अंदाज अपनाने का कहा है, तो आपको नहीं लगता ये जारहाना अंदाज क्या रंग इख्तियार करेगा? अगर आप ये कह रही हैं कि हुकूमत को शायद इतना फायदा नहीं होगा, उन्होंने तो गुजरा तो बोला है कि आप जारहाना अंदाज अगेन मैं वही बात कहूंगी कि किसी भी चीज का कोई भी जारहाना तरीके से सोल्यूशन नहीं होता, चाहे वो ऑपोजिशन है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई भी है। जारहियत किसी चीज का मतलब हल नहीं होता ना, सब चीजों का तरीके से फोकस करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट है तो उसको प्रैक्टिकल वेज में अपनी जो मुल्क को कौम है उसको सर्व करना चाहिए, तो हर बंदे को सच जो है वो नजर आ जाता है। जुमलेबाजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जुमलेबाजी अपोजिशन का काम है, वो तनकीद करती है, वो तो उनका राइट है। सवाल है मेरा, ज़िम्नन सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि अगर वाकई हुकूमत को कारकर्दगी के हवाले से बात करना हो या उनका बयानिया, वो आपको कैसा नजर आ रहा है?
हाँ बिल्कुल, अगर वो उस हवाले से बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं के हाथ में जाएगा ना वो, कि वो अगर अपनी जो उन्होंने आपको लगता है कि हुकूमत की कारकर्दगी कुछ ऐसी है कि अगर वो इस किस्म के बयान दें कि अपनी कारकर्दगी पर बोलें तो वो आपको उसको यानी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी नजर आ रही है? गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी वही दो चीजें आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ चीजों में उन्होंने काफी अच्छा कुछ प्रोग्रेस भी किया, ये मैं नहीं कहूंगी, वो कहते हैं जैसे कि मुखालफत बराए मुखालफत वाली बात आ जाए, कुछ मैटर्स में उन्होंने काफी अच्छे से सर्व भी किया, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि हमारे वजीर आजम साहब वेरी वेरी बेस्ट, वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी जो कैबिनेट है, जो उनके नजदीकी, उनके मशीर, उनके वजीर, उनकी जो भी है चीजें, उनमें वही अगेन ना अहलियत वाली बात आ जाती है कि वो अपने अपने ओहदों को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया ना, अब एक बंदा है तो वो उस चीज का करने का उसमें हाँ है नहीं, एबिलिटी नहीं। अब एक लॉयर है तो आप उसको को जाके ऑपरेशन कर दो तो ही और शी कांट डू ना, वो ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर एक डॉक्टर को कहें कि आप जाके तो उधर कोर्ट में प्रेजेंट हो जाए तो वो लॉयर वाला काम नहीं कर सकते। नहीं तो ये सम टाइम चीजें ये जो बयान आप कर रही हैं, इसी सूरत में अगर देखा जाए तो वाकई यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है, बाकी आटा, चीनी, गंदम, बाकी मामला और लोड शेडिंग, यानी ये सारी की सारी सूरतें हाल, आखिर क्यों हुकूमत इस पे काबू नहीं कर पाई और अपना बयानिया बजाय कारकर्दगी के इतना तलख या अपोजिशन पे ही क्यों रखती है? आपको क्या लगता है नाकामी? ये चीज कि उनको ये काम जो बयानबाजी या फिर ये इस तरह का नहीं रखना चाहिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दे हैव टू फोकस ऑन योर प्रैक्टिकल वेज। जब वो सर्व करेंगे तो उनको बयानबाजी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो फाइनली आप किसको कहती हैं? यानी ये सारी की सारी जो बयानबाजी हो रही है, इसका फायदा ज्यादा फिर किसको जाता हुआ नजर आ रहा है? इसका फायदा मतलब आप ये समझ लें कि 80% तो उसको अपोजिशन को ही जाएगा, बिकॉज़ शी गॉट द राइट्स, और मतलब अपोजिशन जो है ये फायदा उन्हें जाता है तो आपको नहीं लगता अब तो एहतजाजी ये सारी की सारी तहरीक शुरू हो गई है, तो किसी हद तक अपोजिशन अपनी एहतजाज में जो एहतजाजी जलसे शुरू करने हैं उनमें उन्हें फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? अगर तो वो देखें उसको प्रॉपर, वही जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि अगर तो वो उसको प्रॉपर तैयारी के साथ और सही सॉलिड पॉइंट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे अपनी कैंपेन को चलाते हैं तरीके से, नॉट ओनली के खाली बयानबाजी और इल्जाम तराशी, अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऑब्वियसली उनको उसका रिटर्न बैक मिलेगा, उनको जरूर उसमें फायदा मिलेगा अगर वो ठीक तरीके से उस चीज को लेके चलते हैं और वाकई में जानो रीजंस हो उनके पास और पॉइंट्स के ऊपर वो वैलिड पॉइंट्स के ऊपर बात करें और तनकीद करें या जो भी वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो यकीनन उनको फायदा मिलेगा अगर वो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। चले मैं आगे बढ़ता हूं। एक और शख्सियत यानी एक और बड़ा अहम किरदार है सियासत का पाकिस्तान के हवाले से और एक जमात है और वो है जमात इस्लामी, और उसके जो अमीर हैं सिराजुल हक, उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहते हैं यानी पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये एक ही सिक्के के रुख उन्होंने करार दिए हैं और वो कहते हैं रात को मुलाकातें होती हैं और दिन में ये महाजराई करते हैं। तो क्या ऐसा ही है या ये सिर्फ उनकी सोच आपको नजर आती है? देखिए जी, अगेन वही बात आ जाती है कि देयर आर कपल ऑफ थिंग्स ना। बात ये है कि पहली बात तो ये है कि इनको उन्होंने इनवाइट ही नहीं करा अपने उसमें, एक तो उनको वो दुख है जो सीधी सी बात मैं कहूंगी, ठीक है, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना मौकफ ये दिया है कि अगर फिर भी कोई भी ऐसी सूरत-ए-हाल होती है तो पाकिस्तान के हक में कोई बात होती है। दूसरी चीज ये है कि देखें, एक गवर्नमेंट है, एक ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक हो गया, उनके पॉलिटिकल व्यूज क्या है, जब उनकी अपनी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे अभी देखे ना वो इत्तेहाद कर रहे हैं ना, तो वो मीटिंग्स में एक दूसरे से मिल जाना या एक दूसरे के साथ बात कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील ना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर वो एक दूसरे को मिल लेते हैं किसी पार्टी पे या किसी जगह पे उनकी गैदरिंग हो जाती है। तो ये एक वो इल्जाम तराशी वाली बात है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर वो गवर्नमेंट्स के जो है वो और अपोजिशन आपस में उनकी बातचीत होती है तो उनके अपना मतलब वो उनका राइट है, अगर वो कहीं जगह पे एक दूसरे के साथ मीटिंग हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही सिक्के के सारे रुख हैं, दो रुख हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चले ये तो ठीक है, क्योंकि ये वो एक ऐसा किरदार है जो वाकई एपीसी से भी बाहर है और हुकूमत से भी बाहर है, लेकिन अहमियत तो उनकी है। मैं मजीद जरा हुकूमती अराकीन की जानिब भी आता हूँ। फवाद चौधरी का बयान, और फवाद चौधरी एक ऐसी शख्सियत, उनके लहजे और अंदाज को आप बहुत बेहतर जानती हैं और तनकीद के हवाले से तो वो बहुत ही जाने जाते हैं, और नून लीग की जब बात हो तो वो खुल के बात करते हैं, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे बोला है कि अब्बू बचाओ मुहिम में इंतशार पार्टी में तब्दील हो गई, एनआरओ मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है वाकई अपोजिशन जो है या अब्बू बचाओ मुहिम जिसको वो कह रहे हैं अपोजिशन को पूरी एपीसी और बाकी मामलात और तहरीक, वो वाकई क्या इंतशार का शिकार होती नजर आई है आपको?
नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे बेसिक कहते हैं ना, जैसे कि छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका कोई इंतजार नहीं। अभी देखिए वो सारे मिलके अपोजिशन जो ये तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बड़े गौर से देखना बनता है ना कि वो बिल्कुल सिर्फ हुकूमत की अपनी सोच है या अपने आप को खुश करने ये, हाँ, ये बस अपने आप को खुश करने वाली बात, या अपने दोस्तों को जो उनके इर्द गिर्द के उनके बाकी के हुकूमती अरकान है उनको हैप्पी करने के लिए बयानबाजी एवरी सिंगल डे, ये इस तरह के काम चल रहे। हकीकत के साथ ऐसी चीज का कोई ताल्लुक नहीं है दूर दूर तक। ये सिर्फ ओनली बयानबाजी, हाँ, बयानबाजी की हद तक है। वो अपनी बस उसको कुछ करने के लिए। चले एक अदालती कार्रवाई के हवाले से मेरे पास खबर है कि नवाज शरीफ की तकारीर पर पाबंदी लगाने के हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी और आज उसकी समाअत होगी। तो कैसे देख रही हैं, क्योंकि अदालती कार्रवाई पे तो कोई कदगन नहीं है, जो भी फैसला आएगा लेट्स सी वो काबिल कबूल ही होगा, उस पर कदगन नहीं है। लेकिन कानूनी हवाले से आप क्या कहती हैं, कानूनी क्या राय है? हाँ जी, कानूनी हवाले से ये है कि जो उनके ऊपर इल्जामात या जो चीजें भी लगी हैं और जिसके बिना पे केस प्रोसीड किया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको पता है कि हमारे अदलिया बेस्ट, मैं ये बताऊंगी कि वो जो भी फैसला करेंगे ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द, बिल्कुल उस पर तो कोई कदर नहीं है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द जितने भी उसके सबूत होंगे, प्रूफ के मुताबिक ही वो उसके ऊपर फैसला करेंगे। और जो फैसला होगा वो बिल्कुल सबके लिए काबिल कबूल और सब उसको मानेंगे, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऑब्वियसली वो उनको पहले ऐसे एकदम से तो कुछ नहीं कर देंगे ना, उसके ऊपर चेक करेंगे, वेरिफिकेशंस करेंगे, सबूत होंगे। हाँ जी, ठीक है, वाकई अगर ये अच्छा खासा प्रोसेस हो सकता है जिसके बारे में, हाँ जी, ये बिल्कुल लेंथी प्रोसीजर है। ये कोई इतना वो नहीं है कि 1 मिनट में बस देखा और फैसला कर दिया। क्योंकि देखिए किसी को भी एकदम से उठ के आप कोई भी चीज नहीं बोल सकते, चाहे आप मतलब समझ रहे ना, ना तो आर्मी चीफ को या आर्मी वालों को, या आप जो है कोई भी मुल्क का वजीर आजम रह चुका है 3 बार और वो स्टिल इधर ही है, और इस तरह की चीजें, तो ये एक गलत बात हो जाती है ना, गद्दारी और इस तरह के वर्ड बड़े बड़े मतलब समझे कि आखिर छानबीन होगी और उसके बाद ही जो भी प्रोसेस होगा और फैसले पे वाकई कोई कदगन नहीं है। लेकिन इससे आगे भी एक ऐसी खबर है नून लीग के हवाले से जो कहीं ना कहीं नून लीग को डिस्टर्ब करती होगी या उसकी साख को मुतासर करती है। वो ये है कि गुजरावाला में एक मुकदमा दर्ज हो गया है कैप्टन सफदर के खिलाफ, और वो जो मुकदमा है वो बगावत का मुकदमा है। तो इस मुकदमे के हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि इससे वाकई आपको नजर आता है कोई साख असरअंदाज होगी नून लीग की, और दूसरा इसकी कानूनी हैसियत क्या है। लेकिन यहां पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना होगा मिस मिसबा, गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे। नाज़रीन लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन खबरों और तजियों का सिलसिला जारी है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मेहमान शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट और तजज़ियाकार बैरिस्टर सैयदा मिसबाह काज़मी, जो ऑनलाइन यूके से मेरे साथ मौजूद हैं। मिस मिसबाह, गुफ्तगू चल रही थी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि गुजरावाला में एक मुकदमा दर्ज हो गया है कैप्टन सफदर के खिलाफ बगावत का, तो वो मुकदमा आपको क्या नजर आता है कि नून लीग की कोई सियासी साख मुतासर करेगा या नहीं, और इसकी कानूनी हैसियत क्या है? हाँ जी, मैं यही आपको कहना चाहूंगी, जैसे कि नून लीग के ऊपर तो ऑलरेडी मुकदमात का सिलसिला जारी है और काफी मुकदमात वगैरह जाहिर सी बात है हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है वो एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से गुजरेगा, जो भी उनके स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे जो मुकदमा है। और अगर जाहिर सी बात है उसके अगेंस्ट होता है, उसके वो मुकदमा सच साबित होता है, जो भी उनके ऊपर एलिगेशन वगैरह लगे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी साख मुतासिर होगी। लेकिन अगर वो नाकाम हो जाते हैं उनके लिए साबित करने पे इस केस को, मतलब उनके खिलाफ जो चीजें हैं, तो अगर नाकाम हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली नहीं, उसमें क्या साख ने मुतासर होना, जैसे ऑलरेडी लॉट्स ऑफ अदर केसेस वगैरह चल रहे हैं उनके ऊपर, ये तो एक सिलसिला जारी है ना। नहीं तो ये जो हालिया सूरत हाल है, जो सियासी तहरीक चल रही है और अपोजिशन की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, तो इसी जुमरे में अगर देखा जाए तो कानूनी हैसियत आपको लगता है कि क्या ये कोई कैरी फॉरवर्ड होगा, लंबा चौड़ा सिलसिला इसका होगा? हाँ, पहले मैंने बताया कि ऑलरेडी क्योंकि वो जो केसेस का सिलसिला जारी ही है, तो उसी का एक ये भी हिस्सा बन जाएगा, उसको प्रॉपर चेक करेंगे। अगर तो उसमें वाकई, वही मैं कह रही थी आपको कि अगर उसमें वाकई में ही ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन या ज्यादा उसके खिलाफ जो चीजें हैं वो मटेरियल मिल जाता है, तो ऑब्वियसली साख तो खराब हो जाएगी ना। सही, चले मैं मजीद रुख करता हूं थोड़ा सा सिंध का, और सिंध में भी अच्छी खासी सियासत गर्मा गर्म है, सियासी हलचल है, और उसमें अगर देखा जाए तो कराची समेत यानी सिंध भर में ये सूरत हाल नजर आती है। और कराची में एक अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन हैदराबाद में MQM की जानिब से मुजाहरा किया गया। और MQM का क्या कहना है? MQM पाकिस्तान का सिंध में नए सूबे का मुतालबा,
सूबा आधा तुम्हारा आधा हमारा, इजहारुल हक का नारा। आमिर खान कहते हैं पहले सूबा बाद में बात होगी। तो कैसे देख रही है एमक्यूएम पाकिस्तान के इस सूबे के मुतालबे को? देखिए जी, मैं तो इसमें कपल ऑफ थिंग्स एक्सप्लेन करना चाहूंगी। पहली बात तो ये है कि देखिए सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है, कराची भी देखिए पूरे कंट्री में उसके टैक्स पेयर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स ना, ठीक है। हाँ, अगर इंतजामी अमूर के हिसाब से बात की जाए कि जो है इंतजाम नहीं सही तरीके से संभाला जा रहा, बहुत बड़ा है, तो भी उसका ये नहीं बनता कि उसको जो है वो डिवाइड करके तकसीम करके दो दो सूबे बना दिए जाए ना। मतलब उसके और बहुत सारे तरीके हैं जिनके अकॉर्डिंग आप उसको इंतजाम में और उसके जो भी बाकी के मामला आता है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स तो है ना, तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि आप आपस की जंग स्टार्ट कर दें विद इन अ कंट्री। लाइक मुल्क के अंदर आप एक जंग का माहौल कर दे के ये सुबह सुबह आपस में एक दूसरे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। आप देखिए, इट डजंट मेक सेंस टू मी। डज इट मेक सेंस टू यू कि एक ही कंट्री है, मुस्लिम्स है, और देखिए जैसे कोरोना भी और भी इस तरह की वबाएं, फिर वो फ्लड का मसला था और बहुत सारे मसाइल का सामना। हाँ जी, जिनको हमको मिल के इत्तेफाक के साथ उसको हल करना चाहिए, ना कि अपनी सियासतबाजी गर्म करनी चाहिए कि सूबे को डिवाइड कर दो, सूबे के दो सूबे बना दो, ये दो दो और चार चार सूबे, तो फिर तो हर सूबे में ये देखा देखी पड़ जाएगी ना। तो ये अगर वो पॉलिटिकली हवाले से कोई बेनिफिट इसका लेना चाह रहे हैं या हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो इट्स रियली रियली बैड। नहीं तो आपको क्या लगता है, यानी अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात कर रही है तो कहीं ना कहीं वो सियासी हवाले से ही कोई फायदा उठाना चाहती है या वाकई उनको कोई जनरल और उसमें देखें, अगर किसी भी एक अक्लमंद इंसान को, नो डाउट के उधर बिजली के, पानी के लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, इंतजामिया ठीक तरह से वर्क नहीं कर पा रही, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि उसको तकसीम किया जाए। इसका मकसद ये था, वो ये नारा भी तो लगा सकते हैं ना कि आप जो है उसके इंतजामिया अमूर को बेहतर तरीके से सही। मैं अपने नाज़रीन को भी यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि हम कराची की बात कर रहे हैं और स्पेशली सूबा सिंध की बात हो रही है, तो उसमें कराची का अहम किरदार है और कराची की अभी मजीद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे मिसबा से जो तजिया दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सच न्यूज के नुमाइंदा अता हुसैन, जो कराची से हमारे साथ लाइव हैं, और उनसे मैं जानना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम अस्सलाम। अता, सियासी सरगर्मियां तो बड़ी तेज हैं, बल्कि सिंध भर में ये तेज हैं, और कराची की जहां तक बात करें तो कराची में कल बड़ी गहमा गहमी रही और पीपल्स पार्टी की जानिब से एक रैली निकाली गई, और सूबा सिंध में जो सूरत हाल है, और हैदराबाद की बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी अवामी ताकत का मुजाहरा किया गया। लेकिन मैं इन तमाम सियासी सरगर्मियों से हट के आपसे जो जानना चाहता हूं बीइंग अ रिपोर्टर, वो ये जानना चाहता हूं कि क्या कराची के मसाइल कोई हल हो गए कि ये सियासी सरगर्मियां इतनी सामने आ रही हैं, या मसाइल जू के तू हैं, अवाम वैसी की वैसी है, कचरे की क्या सूरत हाल है, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए राना साहब, कराची के जो शहरी हैं वो एक मसाइल से निकलते नहीं हैं, दूसरे मसाइल में जो है वो घिर जाते हैं। हालिया होने वाली बारिशों के बाद जो है शहर का नक्शा तब्दील हो गया था। शहर का कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पे सीवेज का पानी मौजूद ना हो या फिर कचरे का अंबार ना लगा हो। मैं इस वक्त अजीजाबाद के इलाके में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन असगर यहाँ पे आपको दिखा सके कि ये एक खेलों का मैदान है, और उस मैदान के साथ जो है ये कचरे का अंबार जो है भरपूर लगा हुआ है, और इसके साथ साथ ये खेल का जो मैदान है ये भी तबाह हो चुका है। ये सिर्फ पार्किंग की हद तक रह गया है, यहाँ पे कोई खेलों की सरगर्मियां जो है वो नहीं होती हैं, सिवाय ये इस कचरे के जो है, ये इस कचरे से जो है ना इस इलाके में शदीद ताफुन भी फैल रहा है। इसके साथ एक अच्छी आबादी जिसे कह लें कि एक मुतवस्सित तबका जो है ये यहाँ पे आबाद है, बल्कि और इसके साथ साथ जो ये पूरा इलाका है ये अजीजाबाद, भंगोरिया गोट, मोहम्मदी कॉलोनी का इलाका है, ठीक है। यहाँ पे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, और इससे जो है अपना जो ताफुन है वो इलाके में फैल रहा है, मजीद भी बीमारियां फैलने का खदशा है। लेकिन इतना यानी कचरा होने के बावजूद, और पिछले दिनों भी हमने बहुत देखा, और इसके बावजूद वो दावे, वो वादे जो हुकूमत भी कर रही थी, अपोजिशन भी कर रही थी, और बहुत सारी जमातें, और मेयरशिप तो चलो अब दोबारा जो भी सूरत हाल होगी, इंतजामिया भी खामोश, कोई काम नहीं हो रहा इस हवाले से। देखिए राना साहब, अगर हुकूमती नुमाइंदों की बात की जाए ना तो वो उनके सिर्फ दावों की हद तक रहते हैं। अगर वो कहीं निकलते भी है तो फोटो सेशन की हद तक वो महदूद रहते हैं, फोटो सेशन कराते हैं, उसके बाद जो है आवाम को वही पुराना
वो करते हैं कि यह सारे मामला हल हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, और फिर उसके बाद फोटो सेशन के बाद वो वापस अपने दफातर, अपने घरों में जो है वो रवाना हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अजीज़ाबाद की, जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये जो कचरा पड़ा हुआ है, इसके साथ ही यूसी का दफ्तर है। यूसी के दफ्तर के बाहर आप खुद अंदाजा लगा लें कि यूसी के दफ्तर के बाहर इतना कचरा मौजूद है, तो इस पूरे इलाके की सूरत हाल आप बखूबी खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जब यूसी के दफ्तर के बाहर से कचरा साफ नहीं हुआ, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खाली यही इलाका नहीं है, आप शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां की सड़कें जो हैं अक्सर बेशतर कचरे की वजह से जो है ना बंद हो चुकी हैं। अतः मसला एक नहीं है। अगर मैं जिक्र करूं तो पानी का मामला भी बड़ा गंभीर है, यानी पीने का साफ पानी तक भी मैसर नहीं है। क्या वो मसला हल हुआ? देखें राना साहब, असूलन तो इस शहर को पानी का मसला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समंदर किनारे आबाद होने वाला शहर है। और अगर हम बात करते हैं शहर के इलाके की, इब्राहिम हैदरी की, जो बिल्कुल समंदर किनारे आबाद है, उधर तो 8 से 10 साल हो गए वहाँ पे पानी पीने का मैसर नहीं है। लोग जो हैं पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। वैसी इतनी महंगाई है, लोग इसी इसके अंदर जो है वो टैंकर माफिया की जो है वो चांदनी हुई हुई है। जगह जगह टैंकर माफिया ने अपने हाइड्रेंट्स बनाए हुए हैं। शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जिसमें आप गुलिस्तानी जौहर भी ले सकते हैं, मलिरी का इलाका है, इब्राहिम हैदरी है, कोरंगी बिलाल कॉलोनी है, ये औरंगी टाउन है, सरजानी है। ये वो इलाके हैं जहां पे पानी पीने का नायाब हो चुका है, पीने का पानी मैसर नहीं है। लोग टैंकर माफिया से घर के, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं कि लोग जो है टैंकर माफिया से पानी जो खरीदते हैं वो सिर्फ घर के इस्तेमाल के लिए खरीदते हैं, पीने के लिए अलग से उनको पानी खरीदना पड़ता है। यानी वो पानी भी पीने के लिए नहीं है जो टैंकर माफिया पानी प्रोवाइड कर रहा है या दस्तयाब है या जो दे रहा है, वो पानी भी पीने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो पानी जो है वो सिर्फ घर के कामकाज के लिए इस्तेमाल होता है। वो टैंकर जो है 1000-1200 से लेके अब जो है वो 3000, 2.5 से 3000, 3500 तक वो टैंकर के रेट पहुंच चुके हैं। वो लोग जो है बेचारे मजबूर हो गए हैं, वो लोग टैंकर डलवाते हैं और फिर उसके एक मिनट अता मेरे साथ मौजूद हैं यूके से, यहाँ पे मिस मिस्रा वो कुछ कहना चाह रही हैं। जी बोलें। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी, आई टोटली एग्री विद अता, जो वो पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां पे वो मौजूद है, ठीक है, लाइव सारी चीजों को। और यही बात जो हम पहले अभी 2 मिनट कर रहे थे कि इनको इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखिए, पानी का इशू कितना बिग इशू है। और बिल्कुल मिस्बा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन मुझे मजीद थोड़ा सा उससे जान लेने दे, क्योंकि वो वहां पे मौजूद है उसी किसी पॉइंट पे। मैं मजीद भी कुछ मसाइल हैं, बल्कि अता मैं ये चाहूंगा जहां हम पानी की बात कर रहे हैं तो गैस और बिजली की लोड शेडिंग, के इलेक्ट्रिक के मामला, उनमें कोई बेहतरी आई? देखिए बीच में कुछ अरसा जो है 10 से 12 दिन के इलेक्ट्रिक की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन अब दोबारा से वही 12 से 14 घंटे की जो है शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। के इलेक्ट्रिक को लगाम देने वाला कोई नहीं है। जब लाइट नहीं होती है तो शहरियों को पानी का भी सबसे बड़ा मसला सामने आता है। जिन इलाकों में खुशकिस्मती से पानी आता है तो वहाँ लाइट नहीं होती है और लोग जो है पानी की मोटर नहीं चला पाते हैं, और उसके वजह से जो है ना लोग फिर दोबारा टैंकर माफिया का जो है वो सहारा लेते हैं, टैंकर माफिया से टैंकर खरीद कर पानी इस्तेमाल करते हैं। अर्थात जो तारें बिखरी पड़ी हैं, जगह जगह गिरी हुई हैं, करंट की वजह से बहुत सारी अमवात वाक़या होती हैं, और अगर बारिश हो जाती है तो शदीद खतरात लाक हो जाते हैं आवाम के लिए। देखें राना साहब, वो भी मसाइल जू के तू हैं। कुछ जब ये हलाकतें हुई बहाल या बारिशों में भी कई अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं करंट लगने की वजह से, उसके बाद थोड़ा अरसे तक कुछ मुताहरिक हुए के इलेक्ट्रिक का अमला, लेकिन अभी भी शहर के बेशतर इलाकों में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे के इलेक्ट्रिक का कहीं तार पड़ा है, कहीं पोल का इशू है, कहीं कोई और मसाइल हैं। तो उसके बाद जो है अगर के इलेक्ट्रिक 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग करती है और ऊपर से शहरियों को जो है भारी भरकम बिल भी थमा दिया जाता है, ओवर बिलिंग। अगर एक फर्द अगर महाना 15 से 20 हज़ार रुपये कमाता है और उसके हाथ में अगर 20 से 25 हज़ार रुपये का बिजली का बिल दे दिया जाए जिसमें 12 से 14 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी है, वो कहाँ से वो अपने घर का पूरा करेगा, खाएगा, 2 वक्त की रोटी सुकून से खाएगा, या फिर के इलेक्ट्रिक के बिल की जो है वो अदायगी करेगा। सही। और अता सीएनजी भी आज तो सिंध भर में बंद है, यानी सीएनजी की बंदिश बल्कि 2-3 दिन के लिए आज की तारीख में 7 तारीख को और 9 अक्टूबर को भी सीएनजी नहीं मिलेगी। तो ये सूरत हाल भी वैसी की वैसी है, कतारें वगैरह लगी हुई।
बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। जब सीएनजी बंद होती है तो लोगों ने अक्सर जो है अपनी गाड़ियां ज्यादातर जो है सीएनजी पे की हुई होती हैं, रिक्शा जो है वो सीएनजी पे होते हैं। और फिर जब सीएनजी बंद होती है तो इसमें दो चीजें सामने आती हैं। एक तो रिक्शा ड्राइवर अगर पेट्रोल से जो है वो सीएनजी जब बंद होती है वो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो जो है अपने किरायों में जो है मजीद इजाफा कर देते हैं, और फिर जब सीएनजी खुलती है तो उनके किराए जो इजाफा किए हुए होते हैं उन्हीं को रख के वो चलाते हैं। जैसे जैसे तमाम मसाइल का अभी तक कोई हल तो नजर नहीं आया, तो जिम्मेदार कौन है? कोई ऐसी सूरत नजर आती है? इतनी गहमा गहमी सियासी हवाले से तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई इसको जिम्मेदारी इसकी अपनाता है, कोई उठाता है? देखिए, कराची के दावेदार बहुत हैं। आए रोज रैलियां भी निकाली जा रही हैं। कल गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की जानिब से निकाली गई और उससे पहले एमक्यूएम की जानिब से रैलियां निकाली गई, लेकिन इन रैलियों का फायदा क्या है? सिर्फ दावों की हद तक महदूद हैं जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, या फिर फोटो सेशन की हद तक महदूद हैं। यहाँ के शहरी जो हैं वो यही कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे वोट मांगने के लिए घरों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं और फिर इक़्तिदार में आने के बाद 5 साल तक मंजर आराम से गायब हो जाते हैं। जिससे बहुत शुक्रिया आप मसाइल से आगाह कर रहे थे और कराची से, और वह कराची के जो मसाइल और कल जो सियासी वहां पे सरगर्मी रही उसके बावजूद यानी अवामी ताकत का मुजाहरा तो किया गया, लेकिन अवाम के बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। मिस मिसबा, अब मैं आपकी जानिब आऊंगा। पहले जैसे बात कर रहे थे हम एमक्यूएम की, इसी तरह कल कराची में रैली निकाली गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उनके भी बयानात नजर आपके सामने रख दूं कि लसानी सियासत वाले नाकाम हो गए, सिंध की तकसीम वालों के टुकड़े कर देंगे, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की ललकार, और कराची यकजहती रैली में सिंध की तकसीम नामंजूर के नारे। यानी ये नारे, वादे और ये दावे, ये सब कुछ तो किया जाता है, और हालात आपने देख लिए। वादे तौर पे हमारे रिपोर्टर थे वहां पे मौजूद, अता हुसैन, वो कचरा वहां का दिखा रहे थे, इसके साथ साथ पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल, गैस के मसाइल। तो ये पीपल्स पार्टी की तो वहां पे हुकूमत है, और यकजहती की ये जो रैली निकाली गई थी जिसमें वाकई बड़ा अवाम के बारे में कहा जा रहा था, तो अवाम वाकई क्या उनके ज़हन में कुछ है, और इन नजरियात को या इन बयानात को कैसे देख रही है? मैं वही आपको बात बता रही थी कि क्या मैं इसके ऊपर बयान करूं कि मैं इस टाइम बिल्कुल जैसे वो बना इतनी इनकी बयानबाजियां और नारेबाजी सुन के और इनका कहते हैं ना कौलो फेल में ताजाद देख के, तो इंसान शॉक्ड रह जाता है। आई रियली शॉक्ड कि मैं बिल्कुल सरप्राइज भी हो गई हूँ कि दावे और नारे और ये इस तरह की तो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इनको जब अमली तौर पे देखा जाए तो देखिए बार बार इन्हीं की गवर्नमेंट उधर आती है। तो वो मैंने पहले भी आपको कई दहाइयों पर मबनी है पीपल्स पार्टी का। हाँ जी अदिल, मैंने आपको यही बात कही थी कि देखिए पहले जो चीज पे पॉइंट अगर रेज करना है तो उनके इंतजामी अमूर पे किया जाए ना, कि उसको अच्छे से मैनेज करो, अच्छी चीजें ऐसे करो, ना कि वो सूबे की तकसीम और रैली और यकजहती और वो सारा कुछ है। ये सारी चीजें जो है वो उसको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं देखना चाहिए, उसको दूसरे नजर में देखना चाहिए कि ना कि वो सूबे को तकसीम कर दो। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई आप सूबे को तकसीम कर देंगे। आप ये कह सकते हैं कि आपने सही तरीके से जो है फैसले चले, लेकिन ये तो जिस तरह वो पहले जिक्र हो रहा था मिसबा के एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ भी सोच सकती है, चाहे उनकी चाल हो, सियासी बेनिफिट्स हो, लेकिन पीपल्स पार्टी तो वहां पे हुकूमत में है और उन्होंने इज़हार यकजहती की रैली निकाली है। जस्ट क्रैप और फ्लॉप गवर्नमेंट है, कुछ नहीं उन्होंने किया। इतना बड़ा शहर कराची जहां पे बहुत ज्यादा आबादी है, और मैंने बताया ना कि टैक्स पेयर बहुत बड़ा हिस्सा हमारी गवर्नमेंट को, हाँ जी, उस साइड से आता है। वो वहां पे क्योंकि आबादी ज्यादा है ना, हमारा एक और भी जितने भी मामला आते हैं, और वो बहुत बड़ा हब है ना, एक बिजनेस हब है। तो लेकिन उसमें भी ये देख लें कि इंतजामिया अमूर जो है वो उनका कोई हाल नहीं है, कोई पुरसानी हाल नहीं है, और आपस की इस तरह की जो है लड़ाई झगड़े या इस तरह की चीजों में रैलियां निकालने के लिए वो जो है ना सारे मंजरे आम पे आ जाते हैं ना, बड़े बड़े बयान देने के लिए। तो ऐसी सूरत में आप क्या देख रही हैं कि कराची की अवाम कहाँ जाए, आखिर वो किससे पूछें और कौन जिम्मेदार है? कराची को सारे अपना कहते हैं लेकिन अपनाता कोई नहीं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना उसकी, जिनकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी उनकी जिम्मेदार है, क्योंकि देखिए जिनकी गवर्नमेंट है उनका ही राइट बनता है ना उनको फैसिलिटेट करना। सही, जो भी उनकी जी अवाम है उसको उनको करना चाहिए, और अपने चीजों को चेक एंड बैलेंस के भाई क्या चीजों की में क्यों नाकामी आ रही है और क्यों हम अभी तक उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे ना।
सही। वक्त मेरे पास क्योंकि महदूद है और क्योंकि आपके हवाले से एक और टाइटल आपकी जात से जुड़ा हुआ है और वो है सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है और इसी हवाले से एक फलाही अदारा भी आप चला रही हैं और जिसकी पजीराई दुनिया भर में हो रही है। मैं यहाँ पे कोई ऐसा मौका बयान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं तो वो सारी की सारी कामयाबी एक फलाही हवाले से काम करना, उसको दर्द दिल कह रहे हैं, इंसानियत का कोई भी काम करने के हवाले से आपको मेहनत करना पड़ती है, लेकिन उस मेहनत के बाद अगर आप जहां पे पहुंची हैं वो कामयाबी है, तो उस कामयाबी को आप कैसे देख रही हैं? कुछ ऐसा साथ उसको शेयर करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ऑल क्रेडिट गोज टू माई अल्लाह पाक ना, ये सारी अल्लाह पाक की होती है। और कोई भी इंसान जी इंटेंशन देखता है ना, अल्लाह पाक किसी भी बंदे की है, तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इससे भी बहुत ज्यादा बेहतरी लाना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ ना होते हुए भी हम अपने बहन भाइयों के लिए, क्योंकि हम इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो हम बहुत कुछ कर जाते हैं, जो कि शायद बहुत सारे इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। हम ये नहीं देखते कि भाई किसकी है किसकी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टुवर्ड्स कम्युनिटी मतलब ये समझ लें कि हमारा जो ह्यूमैनिटी है, तो हम उसके ऊपर ही वर्क करते हैं। कोई तजाद नहीं उसमें होता कि वो किस नस्ल से है, किस रंग से है, किस मजहब से है। हम सिर्फ उसको इंसान समझ के, जैसे कि आप देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इवन के जानवरों के, दरख्तों के हकूक तक का जिक्र किया ना, मतलब हम तो उस मजहब से बिलोंग करते हैं। तो बस कोशिश है और अल्लाह पाक बस जो है वो और लाजम बात है। जिस तरह आप ये कामयाबी देख रही हैं और कोई भी शख्स कोई दूसरा कोई फलाही काम करना चाहता है, फलाही इदारा बनाना चाहता है, तो वो भी कामयाब ही होना चाहता है, तो क्या मशवरा देंगी उसके लिए? क्योंकि ये मामला तो ऐसे हैं कि आगाज में इंसान इंसानी हमदर्दी के हवाले से सोचता जरूर है, लेकिन कितने कठिन मराहिल है वो बाद में ही पता चलता है। तो क्या मशवरा देंगी आप? इधर तो मैं सिर्फ ये 3 पॉइंट्स करूंगी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने बेनिफिट्स को उसको बिहाइंड रखना पड़ेगा। कई ऐसी जगह आएंगी कि उसे अपने फायदे को नहीं देखना होगा। फायदा तो दूर की बात है, मतलब समटाइम उसको शायद अपना नुकसान भी फेस करना पड़ जाए, बर्दाश्त करना पड़ जाए, लेकिन उसको साबित कदम रहना होगा। दूसरे नंबर पे उसको सब इंसानों को इंसानियत के लिए काम करना होगा, ह्यूमैनिटी के लिए। ये नहीं रंग नस्ल और इस चीज को नहीं लाना होगा, सब बंदे अल्लाह पाक के है ना। और थर्ड मैं ये कहूंगी कि अपने ये समझो कि जब वो किसी को ट्रीट कर रहा हो तो वो ये सोच के ट्रीट करे कि अगर इस इंसान की जगह मैं होता तो मेरी फीलिंग्स ऐसा साथ क्या होते। तो कोई उसमें मसला नहीं है। और बाकी वही नियत की बात आ जाती है कि वो उसको स्केर्ड नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे तो मेरा एक ज़िम्मन सवाल जरूर है कि क्या आपने भी ये फलाही अदारा या ये सारे काम या ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करना और सोशल एक्टिविस्ट होना किसी अपने जाती तजर्बे की बिना पे या कोई मिसहैप की बिना पे किया, या किसी मशावरत की बिना पे मशवरा दिया गया तो आपने ये काम शुरू कर दिया? नहीं जी, मैं बचपन से ही वेरी इम्प्रेस्ड, मेरे जो रोल मॉडल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बचपन से ही आपको पता है, मैं घर की तरबियत कह ले, मतलब बचपन से ही मैं इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा बचपन का ये शौक है जिसको आपने अमली जामा पहनाया है। बहुत शुक्रिया मिसबा, आपके वक्त का, आपके तजिए का। थैंक्स अ लॉट। वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद